गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि हम एसएससी के जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं प्री के, जिनमें आपके इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आते हैं, उसकी हम एक सीरीज़ चलाएंगे। तो उसमें एक पेपर का सोल्यूशन मैंने आपको करवा भी दिया था पहले, और मैंने आपसे कहा भी था कि आप सीक्यू प्राइम एजुकेशन के नाम से जो अपने यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उस पर आपको वो पेपर एक दिन पहले मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से उस पेपर को देख लीजिएगा। ये आपके सीक्यू प्राइम एजुकेशन, ये इस नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। तो उस पर आपको पेपर्स, मैंने ये पेपर जो अभी मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, ये मैंने अपलोड कर दिया था। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कि ये जो पहला सेंटेंस है, इसमें आपको एक ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है कि सेंटेंस में ग्रामेटिकली अगर कहीं पर कोई गलती हुई है। तो शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस, यहाँ से आपका सेंटेंस चालू हो रहा है कि उसको 2 क्विक प्रमोशंस मिल गए। इन ऑर्डर दैट एक सबऑर्डिनेटर है, और इसका यूज कब करते हैं? पर्पस शो करने के लिए। अगर आपका कोई उद्देश्य है, उसको बताने के लिए आप इन ऑर्डर दैट है या लेस्ट है, इस टाइप के सबऑर्डिनेटर्स काम में लेते हैं। लेकिन इसको आगे रीड करिए। शी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, चूंकि उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और इसलिए उसको 2 बार क्विक प्रमोशंस मिल गए। तो यहां पर मैं पर्पस की बात नहीं कर रहा हूं, उसको 2 बार क्विक प्रमोशंस मिल गए। इसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है कि उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो मुझे रीजन बताना है। तो रीजन बताने के लिए हम इन ऑर्डर दैट काम में नहीं लेंगे, आप रीजन बताने के लिए बिकॉज काम में ले सकते हैं। तो इन ऑर्डर दैट यहाँ पर सी पार्ट में है, और सी पार्ट में इन ऑर्डर दैट की जगह क्या होना चाहिए था? बिकॉज। तो हम सी पार्ट की एरर मान लेंगे। तो अगर ये सेंटेंस सही होता तो ऐसे होता, शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस बिकॉज शी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसलिए उसको 2 बार प्रमोशंस मिल गए जल्दी। फिर नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो आपको एक नीचे ईडियम दिया गया है, इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना। बाकी के जो मीनिंग है, इजी टू ऑब्टेन, जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। रेयरली अवेलेबल, जो बहुत ही दुर्लभता से उपलब्ध हो सके। तो ये इसके मीनिंग नहीं है। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसका सीधा सीधा मीनिंग होगा वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव होना, महंगा होना। उसके बाद तीसरा देखिए, आपको खालिस्तान भरना है। तो हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड, स्टेट गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया दैट इट कुड नॉट। तो कुड एक मॉडल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इट कुड नॉट स्टैंड, स्टैंड होता है किसी चीज को सहन करना, एंड्यूर या टॉलरेट करना। स्पेयर छोड़ देना, गेट प्राप्त करना, और अफोर्ड वहन करना। ठीक है, तो सेंटेंस का आई थिंक मीनिंग बहुत ही क्लियर है कि इट कुड नॉट अफोर्ड, ये अफोर्ड नहीं कर सकती द इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरीज। कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि टीचर्स को जो वर्तमान में सैलरीज मिल रही है वो एज इट इज रहे। अगर आप उसमें इंक्रीज चाहते हैं तो गवर्नमेंट वर्तमान समय में उस इंक्रीज को वहन नहीं कर पाएगी, वो बढ़ा के सैलरी नहीं दे पाएगी। तो इट कुड नॉट अफोर्ड, वो वहन नहीं कर सकती थी द इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरीज एज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये अगर आप समझ पा रहे हैं
तो ये आपका एक्चुअल में क्लोज टेस्ट है, बीच बीच में से शब्द छोड़े गए हैं, तो अपन सीधा इसको रीड करते हैं। एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स अलोंग विद हिज काउंसलर्स, कि जो एक इटालियन मेयर है अब आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कि वो काफी समय से स्ट्रीट्स को क्लीन कर रहा है अपने काउंसलर्स के साथ आफ्टर देयर टाउन। इसके ऑप्शन थोड़े से नीचे हैं एक बार आप ऑप्शंस देख लीजिए। देयर टाउन वॉज लेफ्ट, वॉज लिविंग, हैज लेफ्ट और लीव्स। तो पहली बात तो ये कि तीन ऑप्शंस आपके एक्टिव वॉइस में हैं और जो टाउन है उसको लोगों के द्वारा छोड़ा जाएगा, तो हम पैसिव ऑप्शन को प्रेफर करेंगे, वॉज लेफ्ट। तो वापस इस पे आ जाइए। आफ्टर देयर टाउन वॉज लेफ्ट, ठीक है, विद नो मैनुअल वर्कर्स, कि जब उनके टाउन में कोई भी मैनुअल वर्कर्स नहीं बचे, मतलब मैनुअली काम करने से जो सारे वर्कर्स थे वो वहां से छोड़कर चले गए, तो एक इटालियन मेयर खुद ही क्या कर रहा था, स्ट्रीट्स को क्लीन कर रहा था अपने काउंसलर्स के साथ। इट्स रिपोर्टेड, ऐसा कहा गया है। इनफैक्ट अब जो आपका 5th नंबर का ऑप्शन है, इसको भरने के लिए पहले आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए। ही, इट, दे और शी। मैं वापस आ जाता हूं। तो देखो, इटालियन मेयर व्यक्ति है, तो एक तो इट नहीं आएगा, एक दे नहीं आएगा, अब बचा ही और शी। तो इटालियन मेयर के लिए आगे कहा गया हिज काउंसलर्स, तो इसका मतलब ये व्यक्ति है मेल, और इसीलिए इसको हिज कहा गया। तो अपन इटालियन मेयर को यहां पर क्या कह सकते हैं, ही। तो ही वॉज स्वीपिंग द, ये ध्यान रखना, इस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, PIAZZA। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पियाट्सा, पी के बाद में आ की साउंड और फिर ट की साउंड, फिर सा, पियाट्सा। पियाट्सा शब्द का मीनिंग होता है मार्केट प्लेस। ये जो इटली के अंदर जो मार्केट प्लेस होता है या लोगों के लिए जो जगह होती है उसको पियाट्सा कहते हैं। तो ही वॉज स्वीपिंग द पियाट्सा इन फ्रंट ऑफ द, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ द नियर चर्च, लोकल चर्च, नेक्स्ट चर्च और लेबर चर्च। तो नियर चर्च, लेबर चर्च, नेक्स्ट चर्च, ये मीनिंग प्रॉपर नहीं बैठ पा रहे, लेकिन वहां का जो लोकल चर्च था, वापस अपन ऑप्शंस पे चलते हैं। इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च, लोकल चर्च के सामने, इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे। अब वहां पर कोई मार्केट डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और उस दिन के लिए वहां का जो आसपास का मार्केट था, जो स्ट्रीट थी, उनको साफ करने के लिए कोई भी मैनुअल वर्कर्स वहां पर नहीं बचे। तो जो आपका इसमें इटालियन मेयर था, वो अपने काउंसलर्स के साथ में साफ सफाई कर रहा था इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे की प्रिपरेशन के लिए। अब जो 7th नंबर का ऑप्शन है, उसके ऑप्शंस देख लीजिए। ऑल्सो, अलोंग साइड, अलोंग और एज वेल। वापस आ जाते हैं। अब देखिए, ऑल्सो द डिप्यूटी मेयर्स फादर, एज वेल, तो एज वेल नहीं होगा, ये पूरा मीनिंग होगा एज वेल एज। एक इसमें दे रखा है आपके, ऑल्सो, एज वेल, एक दे रखा है अलोंग। तो अलोंग या तो विद होता तो एक कंप्लीट मीनिंग होता, तो इनमें हम शब्द आपका लेंगे अलोंग साइड। अलोंग साइड का मतलब किसी के साथ, टुगेदर विद का आप मीनिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, अलोंग साइड द डिप्यूटी मेयर्स फादर, यहां मैं लिख देता हूं, अलोंग साइड द डिप्यूटी मेयर्स फादर, डिप्यूटी मेयर के फादर के साथ, एंड अ टाउन काउंसलर। तो ये जो इटालियन मेयर था, ये स्ट्रीट्स की सफाई कर रहा था, इसके साथ में इसके काउंसलर्स भी थे,
क्योंकि टाउन में कोई मैनुअल वर्कर नहीं बचा था। और उस समय इसके साथ में या इसके पास में डिप्यूटी मेयर के फादर भी खड़े थे और एक टाउन काउंसलर भी था, क्योंकि इसमें पहले ही आ गया अपने काउंसलर्स के साथ। और वो जो लोग थे आर्म्ड विद, उनके पास था क्या था, विद ए हाई प्रेशर होज। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, होज। होज का मीनिंग क्या होगा, ए फ्लेक्सिबल ट्यूब conveying water, a flexible tube conveying water। आपने देखा होगा जब कभी आग लग जाती है तो जो दमकल आते हैं जो पानी की बौछारें फेंकते हैं, तो जो वर्कर्स होते हैं उसमें तो वो बहुत ही कसकर एक पाइप को पकड़े रखते हैं, उसमें से बहुत प्रेशर से पानी निकलता है। तो उसी टाइप का कुछ है अ फ्लेक्सिबल ट्यूब कन्वेइंग वाटर, जिसमें से बहुत ही तेजी से पानी निकले हाई प्रेशर के साथ। तो जो काउंसलर्स थे उनके पास में वो हाई प्रेशर होस था। द टाउन ज़ेरफाल्यूज, ये उस टाउन का नाम है। लास्ट स्पेस रिटायर्ड, अब यहां पर बात हो रही थी कि भाई जो वर्कर्स थे वो सारे वर्कर्स छोड़कर चले गए। तो आप इसमें देख सकते हैं जो लास्ट के ऑप्शंस है, काउंसलर, मेंबर, मेयर, वर्कर। काउंसलर वहां पर है, मेयर वहां पर है, मेंबर की बात नहीं हो रही। तो वहां के जो वर्कर्स थे, तो उसका जो लास्ट वर्कर था, द टाउन ज़ेरफाल्यूज लास्ट वर्कर, यहां पर यह आएगा रिटायर्ड 6 months अगो, 6 महीने पहले ही वो रिटायर हो गया था। एंड नोबडी हैज बीन हायर्ड, और किसी व्यक्ति को हायर नहीं किया गया है सिंस देन, तब से। वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी आर ब्लॉक्ड बाई ब्यूरोक्रेसी, द मेयर सेज, ऐसा वो मेयर कहता है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे एक बार देख लीजिए। एक में तो था आपके द टाउन वॉज लेफ्ट, फिर उस इटालियन मेयर को क्या कहा गया, ही। फिर लोकल चर्च, फिर आपके था अलोंग साइड द मेयर्स फादर, या जो भी था वहां पर एक वर्ड आया था, और लास्ट वर्कर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपको वो शब्द बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। देखो एग्जेम्प्ट की स्पेलिंग सही है, इसको ऐसे करते हैं, एग्जेम्प्ट की स्पेलिंग सही है, एग्जाम्पल की स्पेलिंग सही है, एक्सेल की मीनिंग स्पेलिंग सही है, गलत स्पेलिंग है एग्जाम्पलीफाई की, तो करेक्ट आंसर ये होगा। अब आप इनका मीनिंग देख लीजिए। एग्जाम्पलीफाई की जो करेक्ट स्पेलिंग है पहले तो वो देख लो, यहां पर लिखा हुआ है EXAM, ये ए नहीं आएगा, EXEMPLIFY, एग्जाम्पलीफाई। ठीक है, किसी चीज का उदाहरण देना। एक्सेल होता है धुएं का या श्वास का बाहर निकालना। इनहेल तो सांस अंदर लेना और एक्सेल बाहर निकालना। तो कुछ अपन ऐसा लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं, टू ब्रीथ आउट द एयर, या स्मोक भी कर सकते हैं, श्वास या धुएं का बाहर निकालना। एग्जाम्पल होता है किसी भी चीज का उदाहरण देना। और एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एक तरीके से आप हिंदी में एक वर्ड लिख सकते हैं, छूट। जैसे इसकी नाउन फॉर्म होती है एग्जेम्पशन। अगर आपको एग्जाम फीस से मान लो छूट चाहिए, तो आपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखी कि एन एप्लीकेशन फॉर एन एग्जेम्पशन फ्रॉम एग्जामिनेशन फी। तो अगर आपको उस चीज से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है तो यू नीड नॉट पे इट, आपको उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। एग्जेम्प्ट एक तरीके से छूट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट, इसमें भी आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ही बताना है। कंपैरेबल की स्पेलिंग करेक्ट है, कंपैरिजन की स्पेलिंग करेक्ट है, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग करेक्ट है। कम्युनिकेशन का मीनिंग तो आप बहुत क्लियर है, संवाद। कंपैरिजन तुलना एक तरीके से, ठीक है। कंपैरेबल आप इसको
लिख सकते हैं विच कैन बी कंपेयर्ड, जिसकी तुलना की जा सके। कंपटीशन प्रतिस्पर्धा होता है, इसमें गलती कहां पर है? आप देखिए पी के बाद में आई आ रहा है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी कंपटीशन, COMPE, PE। तो ये कंपटीशन की करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें करेक्ट जो आंसर है, तो ये तीन स्पेलिंग तो सही है, तो आंसर तो आपको कंपटीशन ही लगाना है। ये राइट तो मैंने इसलिए यूज किया था कि आपकी जो स्पेलिंग है ये तीनों सही है, तो इसमें करेक्ट आंसर अपन कंपटीशन को मानेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, आपको बताना क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव, आपको पैसिव बताना है। तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन है, डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने कार पार्क ना करें। तो देखो पास्ट की तो बात है नहीं, डू नॉट पार्क इंपेरेटिव सेंटेंस है, हालांकि नेगेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, डोंट पार्क कह लो या डू नॉट पार्क कह लो। तो आपने कहा योर कार शुड नॉट कुड नॉट बी पार्क्ड, तो पास्ट की तो बात ही नहीं है। फिर ये कह रहा है माई हाउस शुड नॉट बी पार्क्ड, मेरे घर को पार्क नहीं किया जाना चाहिए, तो घर तो पार्क होगा नहीं, कार ही पार्क होगी। अब एक है योर कार नीड नॉट बी पार्क्ड और योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था, नीड नॉट का मतलब होता है कि आपको किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो सामने वाला उस पर आपत्ति नहीं करेगा। तो अगर उसने मना कर दिया आपसे कि आपको कार पार्क नहीं करनी, तो अपन इसको शुड नॉट में लेंगे। हालांकि शुड मॉडल आपके एडवाइस देने का काम भी करता है, लेकिन आप किसी व्यक्ति को मना कर रहे हैं कि भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप उसके लिए शुड नॉट काम में लेंगे। योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि तुम्हें मेरे घर के सामने कार करने की कार को पार्क नहीं करना है या कार पार्क नहीं करनी है, जैसे भी आप हिंदी में ट्रांसलेट करें। उसके बाद देखिए आपको क्या बताना है, सिनोनिम। सिमिलर मीनिंग वाले शब्द, तो इसमें वर्ड है गैरुलस। तो गैरुलस का मीनिंग तो बहुत ही क्लियर है, टॉकेटिव, जो कि आप हिंदी में एक वर्ड में लिख सकते हैं बातुनी, ठीक है। इसमें एक वर्ड है गटरल, इनकी मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं। गटरल का मीनिंग देखो गले से संबंधित, जैसे गटरल साउंड्स हैं, तो गटरल साउंड्स की जो साउंड्स आपके गले में प्रोड्यूस होती हैं, जो आप गले से निकालते हैं, तो आप उनको गटरल साउंड्स कह सकते हैं। तो गटरल हो गया। कंसाइज आपका संक्षिप्त, संक्षिप्त जिसको हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। और थ्रोटी, तो थ्रोटी भी एक तरीके से आप एक रफ साउंड को कह सकते हैं, थ्रोटी है, रफ है, ठीक है, लो एंड रफ साउंड, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट देखिए एस्केलेट। एस्केलेट का मैं मीनिंग लिख देता हूं, इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से इंक्रीज होना। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको एंटोनिम बताना है विलोम शब्द। तो हाइटन यानी हाइट पर जाना, तो एक तरीके से इंक्रीज का सेंस मान सकते हैं। एनलार्ज यानी बढ़ना, तो ये भी इंक्रीज का सेंस है। लेकिन आप देखिए रेज यानी बढ़ना। अब ऊपर देखो, ऊपर वर्ड था एस्केलेट, किसी चीज का तेजी से बढ़ना, और यहां पर वर्ड है रिड्यूस, कम होना या घट जाना। तो इसका करेक्ट आंसर अपन क्या मानेंगे, रिड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेंडर। टेंडर होता है बहुत ही सॉफ्ट, नाजुक। तो हमें इसमें भी क्या करना है, एंटोनिम ही बताना है विलोम शब्द। तो सॉफ्ट तो हम टेंडर का सिनोनिम मान सकते हैं, जेंटल भी है, वार्म भी है। इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके रफ, ठीक है। टेंडर नाजुक हो गया, और रफ एक तरीके से कठोर। वैसे रफ खुरदरा भी कहते हैं, पर यहां पर आप कठोर के सेंस में ले सकते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद देखिए दोबारा से आपको क्या करना है, एक्टिव फॉर्म आपको बतानी है। द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग, ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि बिल्डिंग का जो मेन गेट है वॉज बीइंग गार्डेड, उसकी सुरक्षा की जा रही थी बाई गन टोटिंग गार्ड्स। ठीक है, अब देखिए पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस है वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये किस वर्ब का पैसिव है या किस टेंस का पैसिव है? ये पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है, जिसकी एक्टिव फॉर्म क्या होगी, जैसा भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो पहले तो अपन वर्ब देख लेते हैं। तो हैव बीन तो हो नहीं सकता, और वर्ब की सेकंड फॉर्म ये भी नहीं हो सकता। अब वर गार्डिंग और वर गार्डिंग वर्ब तो मैच हो रही है। अब हालांकि हिंट बहुत सारे हैं, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है बाई गन टोटिंग गार्ड्स, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, गन टोटिंग गार्ड्स। तो पहली बात तो सब्जेक्ट इसमें गलत है यहां पर। द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वर गार्डिंग, तो बिल्डिंग का जो मेन गेट था वो गार्ड कर रहा था, या गन टोटिंग गार्ड्स वर गार्डिंग, कि गन टोटिंग जो गार्ड्स थे वो गार्ड कर रहे थे द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का वो एक्टिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, द गन टोटिंग गार्ड्स वर गार्डिंग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन है, इसको भी गलत कर देंगे। यस, अब देखिए ये आपका PQRS है और ये आपको एक करेक्ट ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेंटेंस अरेंजमेंट की है कि आप स्टार्टिंग का सेंटेंस पहचानिए। हालांकि पहले SSC में जो क्वेश्चंस आते थे उसमें आपको स्टार्टिंग का सेंटेंस दिया जाता था, आजकल का ये ट्रेंड है स्टार्टिंग का सेंटेंस लोग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं। अब इसमें आपने कहा दैट सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन, उस प्रकार का, तो किस प्रकार का, अभी तक तो इसकी कोई बात ही नहीं हुई। एक इसमें देखो इन थाईलैंड ऑल्सो, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि भाई मेरे घर में चोरी हुई और राम के घर में भी चोरी हो गई, तो इसका मतलब पहले कोई ना कोई रेफरेंस जरूर है। तो आपने कहा इन थाईलैंड ऑल्सो, थाईलैंड में भी, तो थाईलैंड में भी, तो थाईलैंड में जो हुआ वो कहीं और भी हुआ, तो इसका मतलब ये भी पहला सेंटेंस नहीं बन सकता। और एक ये कह रहा है इन द लास्ट केस, सॉरी इन द लेटेस्ट केस, लेटेस्ट केस में, तो किस केस को लेकर बात हो रही है? तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, स्टार्टिंग हम बी से करेंगे, ये हमारा पहला सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो आपने लिखा एनवायरमेंटल ग्रुप हैव टैग्ड द फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशन पॉल्यूटर्स, कि एनवायरमेंटल ग्रुप ने फिलीपींस को वर्ल्ड के सबसे बड़े ओशन पॉल्यूटर्स में से एक माना है। मतलब वो ओशन में इतनी ज़्यादा वेस्ट या गंदगी छोड़ते हैं जिससे ओशन या जो हमारे सागर महासागर हैं वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं, तो फिलीपींस को उनमें से एक माना गया है। ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो डिसॉल्व नहीं होती, वो ओशन में या सागर में फेंक दी जाती है, उसमें वो उसी में रहती है, घुलती नहीं है, और जो जलीय जीव हैं वो उसको निगल लेते हैं। वो आगे जाके पूरी स्टोरी क्लियर हो रही है। तो इस फर्स्ट तो अपन ने ये लिया बी। अब देखो, अब इसने कहा कि इसको वर्ल्ड के सबसे ओशन ओशन पॉल्यूटर्स में से एक माना गया है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशन पॉल्यूटर्स। अब इसमें कहा दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, कि इसी प्रकार का पोल्यूशन, किस प्रकार का, ये जो ओशन को पॉल्यूट किया जा रहा है इस प्रकार का जो पोल्यूशन है, विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड, जो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है इन अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, रेगुलरली किल्स, इससे रेगुलरली मर रहे हैं वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जीव हैं, लाइक वेल्स एंड टर्टल्स दैट इंजेस्ट द वेस्ट, जो कि उस वेस्ट को निगल लेते हैं। इसका इससे पहले वाला जो मैंने पेपर आप लोगों को करवाया था उसमें भी
यही इसी टाइप का एक PQRS था, इसमें से कुछ बातें मैच हो रही हैं तो वो उनको निकल लेते हैं। तो इसको अपन कौन से नंबर का सेंटेंस मानेंगे? सेकंड नंबर का। फिर उसके बाद देखिए इन द, अब जो एनवायरमेंटल ग्रुप है उसने जो हाल ही में जो स्टडी करी, तो इन द लेटेस्ट केस जो सामने आया जिसमें एक वेल थी, अ वेल विथ 40 किलोज ऑफ प्लास्टिक ट्रैश, कि उसके स्टमक में 40 किलो प्लास्टिक ट्रैश निकला इन इट्स स्टमक, डाइड ऑन सैटरडे, वो सैटरडे को मर गई, इन सदर्न फिलीपींस में, वेयर इट वॉज स्ट्रैंडेड अ डे अर्लियर, जहां पर वो एक दिन पहले, स्ट्रैंडेड होता है किसी जगह से ना निकल पाना, किसी जगह पर फंस जाना जहां से वो ना निकल पाए। तो सदर्न फिलीपींस में वो कहीं पर स्ट्रैंडेड हो गई थी और वहां पर एक दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो वो यही कह रहा है इस सेंटेंस में जो कहा गया, उसने कहा इन थाईलैंड ऑल्सो, कि थाईलैंड में भी। तो इस केस के आगे अपन इसको रिलेट करेंगे कि ऐसा ही कुछ थाईलैंड में भी हुआ। तो इन थाईलैंड ऑल्सो अ वेल डाइड, एक वेल की मृत्यु हो गई लास्ट ईयर, पिछले साल, आफ्टर swallowing more than 80 प्लास्टिक बैग्स, जब वो 80 से ज्यादा प्लास्टिक बैग्स को निकल गई। तो एक बात तो ये क्लियर है कि डी के बाद में सी आएगा, क्योंकि दोनों में वेल की और वेल की बात हो रही है कि साहब एक केस ऐसा है और ऐसा ही एक केस थाईलैंड में भी हुआ। और एक ये भी क्लियर है कि बी के बाद में ए आएगा, बी के बाद में ए आएगा, क्योंकि यहां पर ओशन पोल्यूटर्स की बात हो रही है और उसी टाइप का पोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं बी के बाद में ए और डी के बाद में सी, तो हम इसमें सेकंड ऑप्शन को सही मान रहे हैं, बी ए डी सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ, गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना, तो उसका एकदम सीधा सीधा मीनिंग है गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इजी है आपके, आपको क्या करना है, अंडरलाइन सेगमेंट को सही करना है, अगर आपको लगता है कि मैं इसको सही कर सकता हूं तो, और नहीं तो फिर जो है फिर इसमें अपन ऑप्शन ले लेंगे नो इंप्रूवमेंट। तो सेंटेंस इसमें जो आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए, आई लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है तलाश करना, ढूंढना। आई लुक फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months। अब देखो इसमें फॉर आ गया, सिंस फॉर का यूज किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान है हैज, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आपका सब्जेक्ट आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, हैव बिन लुकिंग। तो इसको हटा के इसकी जगह पर ये लग जाएगा, आई हैव बिन लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब, मैं एक अच्छी जॉब के लिए तलाश कर रहा हूं फॉर द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीनों से, बट नथिंग इज इनसाइड, लेकिन अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली है। फिर इसमें देखिए आपको सिनोनिम बताना है, समान। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है टिल्ट, टिल्ट का मतलब, देखो टिल्ट एक तरीके से झुका हुआ होना होता है, कि किसी स्लोपिंग साइड में मूव करना, मूव इनटू ए स्लोपिंग साइड कर लो, डायरेक्शन कर लो। तो एक तरीके जैसे मान लो कोई भी चीज है तो वो थोड़ी सी ढलान की तरफ जाए, ये होता है टिल्ट। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है स्लांट, स्लांट भी झुकाव को ही कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेटन होता है सीधा करना, क्रॉस होता है क्रॉस करना, सपोर्ट होता है समर्थन या सहारा देना। तो टिल्ट का जो सिनोनिम बैठेगा वो स्लांट बैठेगा। ठीक है, ये एकदम आपकी हॉरिजॉन्टल वो है पोजीशन, इसमें इस तरीके से जब चीजें झुकाव की तरफ जाती हैं उसको कहते हैं टिल्ट। ठीक, ये भी आपका PQRS है। इसमें आप देखिए द एलिफेंट टस्क्स, द की बात हो रही है कि जो एलिफेंट टस्क थी उन्हें ट्रैक कर लिया गया, वह ट्रैक्ड। तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। कस्टम ऑफिशियल्स इन थाईलैंड, थाईलैंड के जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं से वो कहते हैं इट्स द बिगेस्ट सीजर, कि ये सबसे बड़ी जब्ती है, किसी चीज को जब्त कर लेना, सीजर। तो कौन सी भाई, इट्स किसके लिए आ रहा है, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं है। अब इसमें देखिए 4 tons ऑफ आइवरी, आइवरी आप कहते हो हाथी दांत, कुछ इस टाइप से।
तो 4 टन्स ऑफ आइवरी विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $6 million, जिनकी $6 million मार्केट वैल्यू है, इट वॉज एन इंप्रेसिव हॉल। ये आपका पहला सेंटेंस अपन मान के चल रहे हैं। अब इसके लिए ध्यान से देखो, बहुत आराम से आप सी के बाद बी रिलेट करोगे कि कस्टम्स ऑफिशियल्स इन थाईलैंड से, थाईलैंड के कस्टम्स ऑफिशियल्स कहते हैं इट इज द बिगेस्ट सीजर, कि ये सबसे बड़ा सीजर है, मतलब जो चीज हमने गैर कानूनी जो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उसको हमने सीज किया है, सीजर जब्त किया है। तो ये तो इट्स किसके लिए आ रहा है, ये 4 टन्स ऑफ आइवरी के लिए आ रहा है कि इट इज द बिगेस्ट सीजर इन द कंट्रीज हिस्ट्री, हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ा अब तक का सीजर है। तो बी के बाद में सी, सॉरी सी के बाद में बी, तो सी के बाद में बी फर्स्ट ऑप्शन में, और इसी के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ लेते हैं ए। अब वो उसकी डिटेल बता रहे हैं कि भाई हुआ कैसे। तो जो एलिफेंट टस्क, आप टस्क को और आइवरी को लगभग सेम मान लो, इसमें एक वर्ड आया था आइवरी, हाथी दांत, ठीक है। तो एलिफेंट के जो हाथी दांत थे वर ट्रैक्ड, उन्हें ट्रैक कर लिया गया फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से, फॉर 2 months। और उसने कहा, जो ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं, दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था टू लाओस, लाओस के लिए, फ्रॉम वेयर दे बिलीव्ड, जहां से उन्हें विश्वास था, द आइवरी वुड बी सोल्ड टू कस्टमर्स अक्रॉस एशिया, कि जो आइवरी है वो कस्टमर्स को बेच दी जाएगी पूरे एशिया के जितने भी देश हैं, अक्रॉस एशिया, एशिया में। तो अपन इसमें ए ऑप्शन ले लेते हैं, CBAD। इसमें एक चीज समझने की है, ये आपके वन वर्ड हैं, जिसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हो। तो यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सेटल्ड होम नहीं है, कोई फिक्स ठिकाना नहीं है, और रेगुलर वर्क, उसके पास कोई नियमित कार्य नहीं है, हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो जगह जगह भटकता है। अब देखो, अगर ये सेंटेंस यहीं तक होता तो इसका आंसर या तो आइटिनेरेंट हो सकता था या माइग्रेंट हो सकता था। आइटिनेरेंट और माइग्रेंट होता है अ पर्सन विदाउट होम, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना कोई फिक्स घर, कोई ठिकाना ना हो और जो काम के लिए इधर उधर भटकता है। लेकिन इसने, ध्यान से देखिए, लास्ट में एक वर्ड जोड़ दिया, एंड लिव्स बाय बेगिंग, जो कि भीख मांग के खाता है या जीता है। तो जैसी ये वाली चीज ऐड हो जाएगी तो आपका आंसर हो जाएगा वेग्रेंट। अब जो है ये वाले आंसर आपके हट जाएंगे। अगर ये वाली बात ऐड नहीं होती तो शायद आंसर आइटिनेरेंट या माइग्रेंट में से एक हो सकता था, ठीक है। तो अगर लिव्स बाय बेगिंग आ जाए, क्योंकि वो चीजें तो यहां पर भी हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका सेटल्ड होम नहीं है, रेगुलर, जिसके पास वर्क नहीं है, जो यहाँ वहाँ जगह जगह भटकता रहता है, लेकिन जैसे ही आपने लिखा लिव्स बाय बेगिंग तो आपका आंसर वाइग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए। ये भी आपका वन वर्ड ही है, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, तो नेटिव हो गया। किसी भी जगह के मूल निवासी, ठीक है। एलियन, फॉरेनर्स को कह सकते हो आप। रेजिडेंट, जो व्यक्ति किसी जगह पर रहता है, अ पर्सन हु लिव्स इन अ प्लेस। ऑक्यूपेंट भी आप कह सकते हैं, अ पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स इन अ प्लेस, जो किसी जगह पर रहता है या वहां रह के कार्य करता है, आप उसको ऑक्यूपेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, जो अंडरलाइन पार्ट है उसे इंप्रूव करना है, और अगर आपको लगता है कि ठीक है तो फिर अपन नो इंप्रूवमेंट पे जाएंगे। तो इफ यू ज्वाइन दिस जॉब, अब देखो जहां उसने अंडरलाइन किया है गलती आपको वही मान के चलनी है, जहां अंडरलाइन नहीं किया वहां गलती नहीं है। तो इफ से पता चल रहा है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, और इफ यू ज्वाइन, यू सब्जेक्ट है, ज्वाइन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यदि आपके इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये कौन सी कंडीशन है, ये आपकी ओपन कंडीशन है। तो ओपन कंडीशन के रिजल्ट क्लॉज में क्या आएगा, जैसा भी आपका सब्जेक्ट होगा
उसके अकॉर्डिंग विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर आप देख सकते हैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीधा सीधा आंसर है इट विल प्रूव टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। फिर नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको खालिस्तान भरना है। साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर स्पेस हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। तो आर लुकिंग देख रहे हैं, आर स्क्रूटिनाइजिंग, देखो स्क्रूटिनाइज होता है किसी चीज की बारीकी से जांच करना, तो ये भी नहीं होगा। इंस्पेक्टिंग, किसी चीज का इंस्पेक्शन करना, और इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिंग, किसी चीज के बारे में खोजना। तो साइंटिस्ट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट इस बात की खोज करने में लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं कि प्लांट्स हमें सस्टेनेबल एनर्जी कैसे दे सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट देखिए, ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है। ड्यू टू द साइक्लोन इडाई, साइक्लोन इडाई के कारण वास्ट एरियाज ऑफ लैंड की, जो लैंड के जो बड़े एरियाज थे, भूमि, एक तो होता है पानी, एक होता है लैंड, भूमि, हैव बीन फ्लडेड, वहां पर बाढ़ आ गई। तो देखो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, जो लैंड है वो बाढ़ लाने का एक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बाढ़ ग्रसित हो गए हैं, उन पर बाढ़ ला दी गई है, किसके द्वारा? साइक्लोन इडाई के द्वारा। तो आप ध्यान से देखना, लैंड हैव बीन फ्लडेड, उन पर बाढ़ आ गई है। रोड्स, अब ये रोड्स के बाद में हैव बीन कॉमन है, रोड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, रोड्स नष्ट हो गए हैं। एंड कम्युनिकेशन, हैव बीन कॉमन रहेगा, कम्युनिकेशन हैव बीन, और हम यहां पर लिखेंगे डिसरप्टेड, ये सेम स्ट्रक्चर चलेगा। तो लैंड फ्लडेड, रोड्स डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशंस डिसरप्टेड। डिसरप्टेड एक तरीके से व्यवधान पैदा करना, बाधा पैदा करना, इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक। तो डिसरप्टिंग किस ऑप्शन में है? इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? डिसरप्टेड। तो बी पार्ट की आपकी एरर है। तो ये आपने देख लिया, सेकंड पेपर है, और इसके आंसर की मैं बहुत जल्दी आपके रिटर्न में, अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन वगैरह, तो मैं जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा। तो बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, 2-2 3-3 दिन में आपको एक एक पेपर, उसका वीडियो सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे, या जो भी वीडियो आपका अपलोड होता है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने आइडियाज़ जो भी आप देना चाहें वो आप दे दें। अगर उसमें कुछ भी चीज़ ठीक लगेगी तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर लेंगे। थैंक यू सो मच।